हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिल्डिंग की फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं साइट पर और क्या क्या गलती हमें नहीं करना है, और साथ ही ऑटोकैड ड्राइंग पर स्टील रीइंफोर्समेंट के डिटेल भी जानेंगे। आज मैं वीडियो के लास्ट में एक गिव अवे करने वाला हूँ, जिसमें आप एक मिलिट्री वाटरप्रूफ कंपास पा सकते हैं। गिव अवे के रूल्स वीडियो के लास्ट में आपसे शेयर करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो बिल्डिंग कैसे बनाएं सीरीज की तीसरी वीडियो है। अगर आपने अभी तक बाकी वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप सभी जानते ही होंगे कि फाउंडेशन बिल्डिंग का वो कंपोनेंट है जो सारी बिल्डिंग का लोड या वेट अर्थ में ट्रांसफर करता है। इसलिए प्रोफेशनल फाउंडेशन में वेल रीइंफोर्समेंट और हाई ग्रेड की कंक्रीट यूज करते हैं। फाउंडेशन कई टाइप्स की हो सकती है, लेकिन उसका पर्पस सारी बिल्डिंग्स में सेम होता है। हाई राइज बिल्डिंग्स में राफ फाउंडेशन यूज होती है ताकि ज्यादा वेट को ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। छोटी बिल्डिंग्स और मकान में आइसोलेटेड फुटिंग्स का यूज होता है, क्योंकि कंपैरिजन में उनका लोड कम होता है और आइसोलेटेड फुटिंग्स में मटेरियल और स्टील कम लगता है, इसलिए ये ज्यादा इकोनॉमिकल होती है। तीसरी फुटिंग कंबाइंड फुटिंग है। कंबाइंड फुटिंग लो बियरिंग कैपेसिटी की सॉइल के एरिया में यूज की जाती है। सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी सॉइल के लोड को सक्सेसफुली संभालने की कैपेसिटी को कहते हैं कि मिट्टी कितना लोड संभाल सकती है। लेआउट करते समय हम जो रेफरेंस पेयर या बुर्जिया बनाते हैं, उसी की हेल्प से हम फाउंडेशन की एक्सकेवेशन की मार्किंग करते हैं। एक्सकेवेशन की मार्किंग के बाद उस एरिया को एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेशन करने के समय ये याद रखना चाहिए कि जो रिक्वायर्ड फुटिंग का साइज है, उस साइज से थोड़ा बढ़ा के दोनों साइड पर 6 इंचेस का स्पेस रखना चाहिए ताकि एग्जीक्यूशन आसान हो जाए और फर्दर मैनुअल कटिंग करने की जरूरत ना पड़े। स्मॉल बिल्डिंग्स में एक्सकेवेशन नेचुरल ग्राउंड लेवल से मिनिमम 4 फीट होना चाहिए। फाउंडेशन का साइज सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी और एंगल ऑफ रिपोज जैसी चीजों पे डिपेंड होता है। किसी छोटी बिल्डिंग में फुटिंग का साइज कैलकुलेट इस सिंपल फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी या ज्यादा लोड की बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मदद लेनी चाहिए। साइट डिसाइड होने के बाद और एक्सकेवेशन के बाद हम एक्सकेवेटेड एरिया को बढ़िया तरीके से कॉम्पैक्ट करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं, ताकि कोई भी लूज मटेरियल वहां पे अवेलेबल ना हो। इसके बाद एक्सकेवेशन किए हुए एरिया यानी ट्रेंच में पीसीसी करते हैं। पीसीसी नॉर्मली 1:4:8 के रेशियो में किया जाता है, जिसमें एग्रीगेट मिनिमम 40 mm यूज करना चाहिए। पीसीसी कंप्लीट और क्योर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फाइनल लेआउट का, और ये फाइनल लेआउट पर ही आप फुटिंग की कास्टिंग करेंगे। ये लेआउट भी सेम रेफरेंस पेयर या बुर्जियों की हेल्प से किया जाता है। सारे ट्रेंचेस में बॉक्सेस कंप्लीट होने के बाद अब टर्न आती है रीइंफोर्समेंट की। स्टील किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, कितना प्रोवाइड करेंगे, ये हमें पता चलता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग से। आइए चलते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग के ऊपर और देखते हैं कि स्टील का प्लेसमेंट फाउंडेशन में कैसे करते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग के ऊपर। ये एक प्लान है, हाउस प्लान, और ये इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं। ये स्लैब की डिटेल है, ये ड्राइंग स्लैब की है, उसकी स्टील की डिटेल, ये बीम एंड इसकी स्टील की डिटेल रीइंफोर्समेंट की, एंड ये हो गया आपका फाउंडेशन का डिटेल, एंड दिस इज़ कॉलम एंड बीम डिटेल। ओके, कॉलम एंड प्लिंथ बीम, राइट। अब ये लास्ट वाली हमारी है लेआउट ऑफ फाउंडेशन, कहाँ कहाँ पे फाउंडेशन और उसकी डिटेल स्टील की और उसकी साइज़ का डिटेल है। ठीक है, ये यहाँ पे एक ड्राइंग है, ये है फाउंडेशन प्लान। ठीक है, इसमें पता चलता है हमें कि फाउंडेशन हमारी फुटिंग्स कहाँ कहाँ पे प्लेस हैं। ये हो गई FT6, FT4, FT1, FT6, दिस बीम, दिस फाउंडेशन, दिस फुटिंग इज़ FT7। ठीक है, इसी तरह से सारी फुटिंग्स गिवन है। अब हमें आना है मेन डिटेल में फाउंडेशन की, फुटिंग्स की। यहाँ पे बहुत सारी हमारी फुटिंग्स हैं, FT1, FT2, FT3, FT4, और उसकी डिटेल यहाँ पे गिवन है, उसकी साइज़ एंड उसकी स्टील रीइंफोर्समेंट का। ट्रेंच साइज़, अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लें FT1 का, तो उसका टॉप प्लान ये होगा। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा, ये A साइज़, ये B साइज़। ठीक है, तो ये 1650 बाय 1950 mm A इंटू B, यानी 1650 A है और 1950 mm B है। ठीक है, 1650 ये हो गया, 1920 ये हो गया। ये ट्रेंच साइज था।
और आरसीसी साइज इससे 150 कम होगा, 1500 बाई 1800 के साइज़ का। क्यों कम होगा? क्योंकि हम 75 का दोनों साइड से रूम लेते हैं, स्पेस लेते हैं, ताकि काम आसान हो जाए और हम आसानी से वर्क कर सकें। नेक्स्ट, फुटिंग की स्टील यहाँ पे गिवन है 12 की बार होगी, स्टील बार, 155 का सेंटर स्पेसिंग, और दूसरी साइड पे 12 की बार और 175 की सेंटर स्पेसिंग, यानी इधर से भी 175 की सेंटर स्पेसिंग और इधर से भी 175 की सेंटर स्पेसिंग। ठीक है, ये AST1 इधर से हो गया, AST2 इधर से हो गया। ये AST1 की डिटेल है, ये AST2 की डिटेल है। अब यहाँ पे इसकी कंक्रीट की साइज़ किस तरह से हम मेजर करेंगे, यहाँ गिवन है स्मॉल d 150, कैपिटल D 425 एंड स्मॉल d1 275 गिवन है। इसको कैसे हम देखेंगे, कहाँ से? यहाँ पे इसमें आएंगे इसके सेक्शन पे। अगर इस फाउंडेशन को हम इस एक्स से इस एक्स के बीच से काटें, यहाँ से यूँ करके, तो हमें ये सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, ये लीन कंक्रीट सबसे पहले आ गई, इसे कहते हैं हम PCC। और ये यहाँ से हम चेक करेंगे D का साइज़। इस कैपिटल D हमारा इतना हो गया, स्मॉल d नीचे का हो गया, और स्मॉल d1 ऊपर का हो गया, यानी कैपिटल D इक्वल है D प्लस D1 के। D क्या है? D है हमारा ये नीचे का बेस स्ट्रक्चर, तुम्हारा जो फाउंडेशन बनती है उसका बेस नीचे का ये हमारा बन रहा है जो पूरा। ठीक है, D1 कितना है? D1 ये टेपर पार्ट है, ये जो टेपर पार्ट हमारा चल रहा है ये हमारा D1 है। ठीक है, और उसके ऊपर हमारा पेडेस्टल आता है, ये हमारा है पेडेस्टल, ये है 200। यानी बीम यानी फुटिंग में हमारे 3 पार्ट होते हैं। नीचे का पहले तो एक ये बेस, फिर सेकंड हमारा ये टेपर एरिया, ट्रेपेजॉइडल जिसे कहते हैं, और ऊपर का रेक्टेंगुलर एरिया जो कि हमें पेडेस्टल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिटेल ऑफ साइज़ एंड उसकी रीडिंग। नेक्स्ट, अब आते हैं हम सरिया के ऊपर कि उसमें कितना स्टील कैसे रिइंफोर्स होगा, कैसे हमें पता चलेगा कहाँ पे कितना है। ठीक है, हमारा ये मैट है नीचे की, क्रॉस करके एक यूँ चलेगी और एक यूँ चलेगी। अगर इसको इस पे देखेंगे तो एक यूँ चलेगी और यूँ चलेगी, यूँ और यूँ चलती जाएगी 175 की स्पेसिंग पर। उसके ऊपर से कॉलम की सरिया हमारी ये आ रही है। ठीक है, ये अभी कॉलम की कितनी सरिया आएगी ये डिपेंड करेगा कि हमारे कॉलम की साइज़ कैसी है। अगर इस तरह से होगी तो 4 सरिया आएंगी, अगर इस तरह से होगा यानी ये हमारा कॉलम C2 होगा तो इस तरह की साइज़ आएगी 12 की, उस पर गिवन होंगी। ठीक है, वो कॉलम पे जब हम आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल बताएंगे। तो जो कॉलम सरिया आती हैं उसको L करते हैं हम, इसे एंकरेज कहते हैं। ये 40 इसमें गिवन है 450 mm का L शेप करते हैं इसको। ये सारी जो बीच वाली होगी वो भी हमारी तरफ से L शेप की जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इसकी डिटेल। अब आते हैं हम अलग अलग तरह की फाउंडेशन के ऊपर। अब इसमें अलग अलग तरह की हमारे पास फाउंडेशन, एक इस तरह की है जो हमारी 4 साइड्स तक जाती है, और एक हमारी साइड है 1 साइड की। ये हमारी फाउंडेशन वहाँ पे इस्तेमाल होगी इसमें जहाँ पे हमारे आउटर बाउंड्री है, यानी ये इस कॉलम से 3 साइड बाहर जाएगी, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, क्योंकि यहाँ पे किसी और का एरिया होगा तो वहाँ तो हम जा नहीं सकते, वहाँ पे अपनी फाउंडेशन डाल नहीं सकते, तो हमें इस शेप से डालनी पड़ेंगी। जो बीच में हमारे कॉलम्स आएंगे उसके लिए हम चारों तरफ से फुटिंग डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको एक कॉलम एक को स्टडी कर लेते हैं। हमारे नीचे का PCC हो गया, ऊपर हमारा 4 बार हो गई 12 mm की, और यहाँ पे जो मैट है, मैट गिवन है 12 mm की, 175 एट द रेट, यानी 175 सेंटर टू सेंटर, 12 mm की बार, मेन बार, और क्रॉस वाली बार 10 mm की डाया की, यानी डायमीटर 10 mm हो, और 175 सेंटर। अब मेन बार कौन सी, क्रॉस कौन सी है, इस पर कैसे हम डिसाइड करेंगे? जिसका भी स्पैन यानी चारों तरफ से अगर देखेंगे, यानी इसको अगर देखें हम तो ये साइड छोटी है AST1 और ये AST2 बड़ी है, तो AST1 हमारी मेन बार होगी, AST2 हमारी क्रॉस बार होगी, सेकेंडरी बार होगी। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप की फुटिंग के ऊपर। ठीक है, इसमें भी बताता चलूँ कि ये ऊपर भी चार नंबर ऑफ बार्स रहेंगी 12 डाया की। ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल हो गया, और ये फुटिंग के बारे में डिटेल लिखी है। फुटिंग का साइज़ क्या है, 350 बाई
550, यानी 350 वाली जो साइड होगी वो हमारी मेन बार्स पड़ेंगी और 550 वाली बार हमारी क्रॉस बार पड़ेंगी। और यहाँ पे स्टेरअप्स दिया हुआ है कि ये जो बीम बीच में चलेगी, ठीक है, ये यहाँ पे जो बीम पड़ रही है इसके बीच में ये 8 नंबर्स ऑफ बार्स इसमें रहेंगी, 4 ऊपर 4 नीचे के। इस 8 बार्स में 2 लेग का एक स्टेरअप पड़ेगा 155 mm के सेंटर टू सेंटर। ओके, अब आते हैं इसके पास वाली डिटेल में। जो हमारी बाउंड्रीज में जो फुटिंग यूज़ होगी इसमें भी सेम बीम रहेगी। ऊपर हमारा 12 mm का बार है, नीचे 16 mm का बार पड़ेगा 4 और ऊपर भी 4, ठीक है। और यहाँ पे हमारे मैट तो उसी की तरह है 12 mm की और 150 mm की सेंटर टू सेंटर इसमें, लेकिन इस बीम से ये जो बीम पड़ेगी इसमें हमारा टॉप रीइंफोर्समेंट भी होगा। टॉप रीइंफोर्समेंट हमारे इसमें गिवन है बोथ वेज, यानी इधर से और ये वाली बार और ये वाली बार, ठीक है। ये जो बार थ्रू आउट जाएगी और ये जो बीम के अंदर से सीधी आएगी। दोनों तरफ से 10 mm की हमारी बार्स चाहिए और 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसकी डिटेल फाउंडेशन की। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ दोबारा। नाउ स्टील की डिटेल समझने के बाद, उसको प्लेस करने के बाद फुटिंग में, अब टर्न आती है कास्टिंग की। लेकिन कास्टिंग से पहले हमें फोम वर्क करना पड़ता है साइड्स पे ताकि कंक्रीट बाहर ना जाए और एक रेगुलर शेप मेंटेन हो। फुटिंग का जो बेस होता है उस बेस में चारों तरफ से वुडन साइड्स प्रोवाइड की जाती हैं। साइड्स को मजबूती से फिक्स किया जाए, वरना कंक्रीट पोर करते समय साइड्स इरेगुलर हो जाएंगी या एक्सपैंड हो जाएंगी, जिससे रेगुलर शेप मेंटेन नहीं हो पाएगा। शटरिंग बढ़िया से कंप्लीट करने के बाद अब हम कंक्रीट करते हैं। फुटिंग्स में कंक्रीट कितना लगेगी, इसको सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला और ट्रेपेजॉइडल का जो स्क्रीन पर फॉर्मूला आ रहा है इसको रख के हम फुटिंग की वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं कि कितना कंक्रीट लगेगा। कंक्रीट करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेपेजॉइडल पार्ट को बढ़िया से मेंटेन करें। मैंने देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स ट्रेपेजॉइडल पार्ट को बढ़िया से टेपर नहीं करते हैं। फुटिंग की टेपरिंग से उसकी लोडिंग कैपेसिटी में इंक्रीज होता है और क्रैक्स डेवलप होने के चांस कम होते हैं। फुटिंग में कंक्रीट एटलीस्ट M20 ग्रेड की यूज करना चाहिए। याद रहे, कंक्रीटिंग करने के बाद फुटिंग को बढ़िया से क्योर करना चाहिए और कॉलम्स के लिए सफिशिएंट लेंथ के डॉवल्स जरूर निकालने चाहिए। चलिए अब चलते हैं कि क्या क्या गलतियां हम करते हैं फुटिंग में जो हमें नहीं करनी चाहिए। पहला पॉइंट है प्रॉपर लाइनिंग। सारी फुटिंग्स एक दूसरे से प्रॉपर लाइनिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फुटिंग आगे तो एक फुटिंग पीछे। अगर ऐसा होगा तो कॉलम्स अपने जगह में प्लेस नहीं होंगे और बाद में हमें कॉलम्स को जगल करना पड़ेगा, जिससे टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। ट्रेंच साइज को कभी भी फुटिंग के साइज से नहीं खोदना चाहिए। उसको कम से कम 75 to 150 mm एक्स्ट्रा लेना चाहिए ताकि ट्रेंच के अंदर काम करने में आसानी हो और एक्स्ट्रा मैनुअल कटिंग नहीं करना पड़े। जब जेसीबी एक्सकेवेशन करती है तो वो कॉर्नर्स को साफ नहीं कर पाती और हमें मैनुअल लेबर लगाना पड़ता है। थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेंच साइज करने से ये प्रॉब्लम नहीं आती है। थर्ड पॉइंट है प्रॉपर कवर। बिल्डिंग की फुटिंग्स हमेशा मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहती है। ये मॉइस्चर फुटिंग के अंदर की स्टील में जंग लगा सकता है, उससे वो स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है। तो एक्स्ट्रा कवर प्रोवाइड करने से ये प्रॉब्लम नहीं आती है। IS कोड 50 mm का मिनिमम कवर प्रोवाइड करने के लिए रिकमेंड करता है। फोर्थ पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फुटिंग बिल्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो इसकी क्यूरिंग में कोई भी कमी नहीं करना चाहिए। कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्यूरिंग पे डिपेंड होती है और इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, कभी कभी देखा जाता है कि कंक्रीट करते समय बहुत से पार्ट्स में कंक्रीट नहीं जा पाती है या हनीकॉम्बिंग हो जाती है। तो उस सिचुएशन में उस पार्ट में अच्छे से सीमेंट प्रोवाइड करके उसमें घोल लगाएं, वरना उन क्रैक्स से पानी जाएगा, मॉइस्चर पकड़ेगा और सरिया को जंग लगाएगा, जिससे कि समय के साथ फुटिंग कमजोर होने लगेगी। फुटिंग कास्टिंग करने के बाद अब हमें बैक फिलिंग करना होता है। बैक फिलिंग में मिट्टी को हमेशा लेयर्स में कॉम्पैक्ट करें। तो ये थी वो गलतियां जो साइट्स पे बार बार दोहराई जाती हैं। अब हम बात करते हैं गिव अवे की। गिव अवे पाने के सिंपल रूल्स हैं। आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में आई एम इंटरेस्टेड लिखना है। कमेंट करने वाले व्यूअर को ही रैंडमली चूज किया जाएगा और गिव अवे का रिजल्ट 6 जून संडे को इसी वीडियो के कमेंट में डिक्लेयर किया जाएगा और आपके एड्रेस पे ये मिलिट्री कंपास डिलीवर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक जरूर करें और आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो वीडियोस देखते रहिए, हम जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।